वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन, जिसे आप शारीरिक शिक्षा भी कहते हैं। इसका पेपर हम डिस्कस करेंगे। 70 नंबर का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर को करने के लिए। पहला पेपर हमने करवाया था, उसके 2 पार्ट ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो आपका ये हम थर्ड पार्ट बना रहे हैं इस पेपर का, और इसके अंदर हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे उसको कवर करेंगे। आपका पेपर जो है कल होने वाले फिजिकल एजुकेशन का, जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं, और इवनिंग शिफ्ट का जो है परसों रहने वाला है। तो क्वेश्चंस को सही से आपको समझना है। और ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर ऐसा रहता है कि आपके सपोर्ट मटेरियल कह ले या बुक कह ले, ठीक है, जो दिए जाएंगे लगभग जो है 90 प्लस क्वेश्चन सेम आ जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस जरूर करने हैं। सामान्य निर्देश देखिए, अगर हम इसका, तो मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, लेकिन जो नए बच्चे ऐड होते हैं उनके लिए जरूरी रहता है इनको देखना, क्योंकि सामान्य निर्देश में ही आपकी जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हुई है। पहला बताया कि जो पेपर रहेगा उसमें सेक्शन आपके टोटल 5 होंगे, 5 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक जो क्वेश्चन रहेंगे ये सभी एक एक नंबर के होंगे, और ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आपके इसमें होंगे। ठीक है। सेक्शन जो बी रहेगा 19 से 24 तक रहेंगे, ये दो दो नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर बोला गया है 60 से 90 शब्दों से अधिक आपको नहीं देना है। जो आप अगला सेक्शन है आपका सेक्शन सी, इसके अंदर 25 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 3-3 नंबर वाले रहेंगे। इसका आंसर बोला गया है 100 से 150 शब्दों में देना है। एक और चीज, यहाँ पे 19 से लेकर जो 24 तक क्वेश्चंस है, इसके अंदर आपको जो है 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से कोई 5 आपको करने हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे बोल दिया गया है कोई भी 5 प्रयास करना है। ये ऐसे ही सेक्शन सी है, इसमें भी बोल दिया गया है कोई भी 5 प्रयास करने हैं। 6 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल। मैं आपको पेपर पहले भी दिखा रखा हूँ किस तरह से जो है 6 क्वेश्चन है, उसमें से 5 के आंसर आपको देने हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए आप जाकर। आगे देखिए, हम सेक्शन जो आपका डी रहेगा, इसके अंदर 31 से 33 तक क्वेश्चन होंगे। ये आपके जो होंगे केस वाले या चित्र वाले जो क्वेश्चन होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन 4-4 नंबर के, ये 3 होंगे। इसके अंदर आंतरिक विकल्प भी दिया गया है, बताया हुआ है। जो लास्ट है आपका सेक्शन, वो रहेगा 34 से लेकर 37 तक, और इसका क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का रहने वाले सभी। ये सभी बड़े क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों से अधिक नहीं देना है, और कोई भी 3 करने हैं, इसमें से आपके 4 दिए होंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस पार्ट में। सेक्शन आपका जो रह जाता है वो ई वाला, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में दिए हुए। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस एंड 37 क्वेश्चंस टोटल होंगे। सेक्शन ए आपका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 से 18, कैरिंग 1 मार्क ईच एंड इज सिंपल सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेक्शन बी 19 से 24, कैरिंग 2 मार्क्स ईच एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, एंड शुड नॉट एक्सीड 60 to 90 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 5। क्वेश्चन नंबर 25 to 30 इन सेक्शन सी, 3 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे आपके, आर शॉर्ट आंसर टाइप एंड should be not exceed 100 to 150 words, attempt any 5। section d question number 31 to 33, carrying 4 marks each and are case studies questions रहेंगे इसके अंदर। there is a internal choice available। पॉइंट 6 आपका है सेक्शन ई, जो रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 34 to 37, कैरिंग 5 मार्क्स ईच एंड आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लिख गया है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शुड नॉट एक्सीड 200 to 300 वर्ड्स, अटेम्प्ट एनी 3। तो ये पेपर का पैटर्न है जो कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखा। अब हम आ जाते हैं जो पार्ट 3 जहां से हमें स्टार्ट करना था, वो आपका सेक्शन सी, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, 5-5 नंबर वाले, वो रह गए थे आपके, तो वो कर लेते हैं हम। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आते हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 34, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो पर बोला गया है, और ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। किसी दो पे बोला गया है, आपको टिप्पणी करना है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य हो गया एक, तो ठीक है, ओलंपिक झंडा हो गया, ओलंपिक शपथ हो गया। तो आपको इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी दो का आंसर देना है। मैंने तीनों बताए हुए, जैसे ओलंपिक आदर्श वाक्य क्या क्या है, तो सीएटस, ऑर्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर से बना है ये, ठीक है। इसका अर्थ होता है अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक शक्तिशाली एक साथ। इसको आपको एक्सप्लेन करना है थोड़ा। ओलंपिक झंडे की बात करें तो ओलंपिक जो झंडा है,
ओलंपिक जो प्रतीक है आप देखते होंगे, छल्ला 5 छल्लों वाला जो है, इसमें ऐसे गोल-गोल बना हुआ है 5 छल्ले। तो ऐसा कुछ जो है ओलंपिक जो है इनका प्रतीक है और वही उनका ध्वज भी है। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगों के नीचे जो है सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस और टुगेदर, जिसका अनुवाद तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ है, जो पहली बार 1920 में एडवर्ड वो ओलंपिक में जो है फहराया गया। ये झंडा जो है पहली बार जो है एडवर्ड जो ओलंपिक हुआ था उसमें फहराया गया था 1920 में। 1913 में बैरंडी कोब्र टीम द्वारा जो है सुझाया गया था ये, और टोक्यो ओलंपिक में इसका जो है संशोधन किया गया, जिसमें टुगेदर शब्द जो है जोड़ा गया। तो ये ओलंपिक झंडे के बारे में था, 5 छल्लों वाला है, जिसके आप कलर्स के बारे में भी बता सकते हो। आगे हम देखें, जो आपका तीसरा बोला गया है ओलंपिक शपथ के बारे में, तो सिडनी ओलंपिक 2002 में खेलों में प्रभावी जो है नई शपथ, न्यू ऑथ इफेक्टिव फ्रॉम सिडनी ओलंपिक 2002, सब प्रतियोगियों के नाम में प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का आदर करेंगे। मतलब आप देखते होंगे शपथ कई जगह दिलाई जाती है, तो इसमें भी जो है एक शपथ के लिए लाया गया शपथ को। इसमें बोला गया कि सब प्रतियोगियों के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में जो भी नियम है उसका हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसका पालन करेंगे, जो इन्हें नियंत्रित करते हैं। और हम मादक द्रव्य यानी ऐसी नशीली पदार्थ जो दवाइयां हो गई या नशीली चीजें हो गई, उनका जो है हम सेवन न करते हुए एक सच्ची खेल भावना से खेल की गौरव और अपनी टीमों का प्रतिष्ठा के लिए खेलेंगे। टीमों के प्रतिष्ठा के लिए हम खेलेंगे। तो ये ओलंपिक शपथ आ गया, जिसके अंदर बोल दिया जाता है कि मैं जो है जो भी ओलंपिक जो आयोजित करते हैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, ओलंपिक के जो भी नियम है उनका पालन करता हूँ, और ओलंपिक के दौरान कुछ ऐसा ना हो, मतलब कि हम जो जो भी नशीली चीजें हैं उसका ना सेवन नहीं करेंगे, और एक सच्ची खेल भावना से जो है खेल के जो गौरव है और अपनी टीमों का जो प्रतिष्ठा है उसके लिए हम खेलेंगे। तो ये आपके रह जाते 5 नंबर में, कोई 2 आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ओलंपिक आदर्श वाक्य का जो मतलब था कि उसके एक होता है ना कि वाक्य किसी एक स्लोगन, तो उसका स्लोगन है अधिक तेज, अधिक ऊंचा और अधिक शक्तिशाली और एक साथ, ये इसका स्लोगन है। यहाँ पे देखेंगे सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर जो है, ये टुगेदर के बारे में बताया गया कि टुगेदर कब जोड़ा गया। तो यहाँ पे अब देखेंगे 1913 में बेरेंडी कुटरबिक द्वारा जो सुझा गया, अब टोक्यो ओलंपिक्स में जो है इसका संशोधन किया गया, जिसमें टुगेदर शब्द को जोड़ा गया। तो ये चीजें आपकी जो हो जाएगी 5 नंबर में। किसी 2 पर और भी आ सकते हैं इसके अलावा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ओलंपिक मोटो, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग हो गया, ओलंपिक ऑथ हो गया। तो ओलंपिक मोटो क्या है जो यहाँ पे दिया गया, सिटियस इज कंपोज्ड ऑफ एल्टियस, ठीक है, फोर्टियस एंड टुगेदर, दे मीन फास्टर, हायर एंड मोर पावरफुल एंड टुगेदर, इसकी मीनिंग हो जाएगी। आगे बताया हुआ बी आपका है ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग क्या है, ओलंपिक फ्लैग विद द 5 रिंग बिलो द ओलंपिक फ्लैग, सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड टुगेदर, which translate to swift, high, mighty and together, ठीक है। First flown at the 1920 at Antwerp Olympic, suggested in 1913 by Baron de Coubertin, and modified for the Tokyo Olympic, in which the word together was added। तो ये आपका ओलंपिक फ्लैग के बारे में है, जिसमें बताया गया ओलंपिक फ्लैग विद द 5 रिंग एंड रिंग बिलो द ओलंपिक फ्लैग, ठीक है। इसके अंदर जो है कई वर्ड आपके दिखेंगे, स्लोगन रहते हैं इनके, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है। लास्ट में टुगेदर के बारे में बताया हुआ है कि कब जोड़ा गया इसको, ये हो जाएगा आपका। सी पे आएंगे हम, जो आपका ओलंपिक ऑथ के बारे में, तो सिडनी ओलंपिक में जो है न्यू ऑथ इफेक्टिव फ्रॉम सिडनी ओलंपिक 2002 in the name of the all competitors, I pledged that we will respect and obey the at these Olympic Games the law which govern them, and we will play for the pride of the game and the prestige of our team in a true spirit of sportsmanship by abstaining from drugs and intoxicants, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सिडनी और जो है ओलंपिक ऑथ के बारे में, शपथ के बारे में। मैंने जैसा हिंदी में आपको बताया वैसे इंग्लिश में ये आपका ट्रांसलेट है। मैं आपको कई बार बता रखा हूँ कि मेरे को उतनी अच्छी फिजिकल एजुकेशन नहीं आती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कराऊं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन मेरे पास थी नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल एजुकेशन आपको समझा पाऊं।
ये था आपका ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन। ओलंपिक के बारे में अगर आप जानते होंगे, इससे ज्यादा ही आप जानते होंगे। जो ओलंपिक है वो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं कई देशों में, ठीक है। ओलंपिक एक जैसे मान लीजिए एक वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट मैच, वैसी ओलंपिक भी है, तो वो ज्यादा जो है फेमस है। 35 क्वेश्चन है आपका, ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ जो है काम करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? वे बच्चे जो किसी जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तुलना में वो क्या है, उनके समान नहीं है, एक तरह से अपंग आप इसे कह सकते हैं। कोई अंधा हो गया, ठीक है, जिसके या तो जिसके पैर नहीं है, तो शारीरिक रूप से वो जो है पूर्ण नहीं है, जो दूसरे बच्चे हैं, तो उसको कहा जाता है हम जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में हम उसे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए तो इसमें पूछा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसमें ऐसे पेशेवरों की क्या भूमिका रहती है, यानी उसके स्पेशलिस्ट के बारे में बात की गई है। तो विद्यालय परामर्शदाता रहता है, ठीक है। विद्यालय परामर्शदाता ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो काम करते हैं, ताकि वे ये सुनिश्चित कर सके कि उनके पास शिक्षा की व्यक्तिगत व सामाजिक विकास और कैरियर विकास के क्षेत्रों में अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवाएं हो। इससे विशेष शिक्षा कक्षाओं में व्यक्तिगत परामर्श, सामूहिक परामर्श, साथ ही नियमित शिक्षा कक्षाओं में सामाजिक, भावनात्मक, व्यवहारिक, शारीरिक अक्षमताएं वाले जो छात्र होते हैं उनके जो भी काम होते हैं वो पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे विद्यालय परामर्शदाता आप लिख देंगे इसके बारे में। व्यावसायिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक होता क्या है? तो एक व्यावसायिक चिकित्सक विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके सूक्ष्म गामक कौशलों से संबंधित जो भी क्रिया हो गई, जैसे खाना पीना हो गया, कपड़े पहनना हो गया, नहाना हो गया, स्वयं को कैसे जो है संवारना है, इन चीजों में वो मदद करते हैं। ये हो गए व्यावसायिक चिकित्सक। वह खेल में भाग लेने व दूसरों से विचार विमर्श करने में बच्चों की सहायता भी करते हैं और वे बच्चों को नियमित रूप से जो है स्कूल के सामंजस्य स्थापित करने में भी मदद करते हैं। ये हो गया व्यावसायिक चिकित्सक के बारे में। सिंपल सा है कि वो उनको क्या करते हैं कि एक तरह से उनके जो भी कौशल है उनको विकसित करते हैं, जैसे खाना खाने, ठीक है, कपड़ा पहनाने। ये हो गया स्वयं को संवारना किस तरह से, खेल में भाग लेना, दूसरों से विचार विमर्श करना, उस समय वो सहायता करते हैं। भौतिक चिकित्सक की बात करें हम, एक भौतिक चिकित्सक को शारीरिक गतिविधियों और शारीरिक चुनौतियों को जो है काबू पाने के लिए उनका आकलन एवं उपचार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। यानी भौतिक चिकित्सक होता क्या है, जो भी शारीरिक गतिविधियां होती है और शारीरिक जो भी चुनौती आती है उसके ऊपर किस तरह से कंट्रोल पाना है, उसको किस तरह से उनका आकलन करना है, उसका उपचार क्या होगा, ये सारी चीजें भौतिक चिकित्सक करवाते हैं। जैसे संतुलन बैठाने और चलने में जो है समन्वय आदि, यानी आप देखेंगे जो ऐसे भी होते हैं जो सही से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उनकी मदद करते हैं। वे बच्चे की स्वतंत्रता और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के तरीकों को खोजते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जा सके। ये सारी चीजें भी देखते हैं ये। भौतिक चिकित्सक जो है विशेष उपकरणों की सिफारिशें करने में भी मदद कर सकता है, यानी ऐसी चीजें ला के दे सकता है जिससे क्या है बच्चों को कि और जो है इनके जो भी काम है उसमें तेजी आए, अच्छा हो। और यहाँ पे देखेंगे वह क्रियात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनकी जरूरतों के अनुसार प्रत्येक बच्चे के लिए विशेष व्यायाम की योजना जो है वो करते हैं। तो ये भौतिक चिकित्सक है। आगे हम आते हैं वॉक चिकित्सक। वॉक मतलब होता है भाषण के बारे में, ठीक है। भाषण चिकित्सक एक तरह से कह सकते हैं। ये एक प्रशिक्षित मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो बच्चों के कई तरह के मौखिक विकारों जैसे निगलने में परेशानी हो, गामक कौशल हो गया, भाषण समस्या हो गया, इन सारी चीजों में इनकी मदद करते हैं। फिर आते हैं विशेष शिक्षक। एक विशेष शिक्षक वह होता है जो उन बच्चों और युवाओं के साथ काम करते हैं जिनमें गंभीर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और क्रियाओं का सृजन भी करता है, उन्हें लागू भी करता है। तो ये विशेष शिक्षक हो गए जो ऐसे गंभीर होते हैं जो बच्चे, ठीक है, उनकी देखरेख करता है और उनके जो भी शारीरिक जो भी पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसको पूरा करवाते हैं और ऐसे-ऐसे जो भी बनाते हैं उनको लागू भी करते हैं। तो ये हो जाएगा शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो है उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसी शारीरिक क्रिया उपलब्ध कराते हैं जो उनके दबाव हो गए, तनाव हो गया, जो भी चिंता है, कार्यक्रम, संज्ञानात्मक कार्य हो गए, ठीक है, और शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए बहुत प्रगतिशील भूमिका निभाते हैं। सामाजिक कौशल और सहयोगी समूह कार्य को जो है शारीरिक शिक्षा की अलग-अलग क्रियाओं द्वारा जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गए, आप यहाँ पे डाल देंगे। इनमें से आपसे जो है क्वेश्चन पक्का है, 100% है, कोई ना कोई पूछे जाएगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसमें जो विद्यालय परामर्शदाता है वो किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं, एक भी आपसे पूछ सकता है। तो इन चीजों को आपको देख लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। जो भी 11th का फिजिकल का एग्जाम होता है आपका, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंग्लिश मीडियम में अगर हम देखें, डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ प्रोफेशनल हु वर्क विद द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो स्कूल जो काउंसलर्स होते हैं वो स्कूल काउंसलर आर स्पेशलिस्ट हु वर्क विद स्टूडेंट विद द स्पेशल नीड in elementary school, middle school and senior secondary school in order to ensure that they have the service they need to achieve their highest potential in the areas of education, personal and social development and career development. In this may include individual counseling in special education classroom groups counseling as well as social accomplished by working with student with emotional behavioral एंड जो है फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। जो स्कूल काउंसलर होते हैं वो किस तरह से मदद करते हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइन मोटर स्किल लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, बाथिंग, ग्रूमिंग, टीम स्लेव्स, etc. He helps children to participate in play and interact with others. He also help the children adjust to school regularly. तो ये चीजें होगी ऑक्यूपेशनल जो थेरेपिस्ट है उनके कार्य। ठीक है, आगे हम देखें फिजिकल जो थेरेपिस्ट रहते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट इज ट्रेन टू एक्सेस एंड ट्रीट फिजिकल एक्टिविटीज एंड ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस लाइक कोऑर्डिनेशन and balancing and walking, etc. They find ways to encourage the child independence and mobility. A physical therapist can also help make recommendation for special equipment. He designs a special exercise plan for each child to promote functional activities and according to their needs. तो ये आपका फिजिकल थेरेपिस्ट के बारे में आ जाएगा। स्पेशल थेरेपिस्ट कौन होता है? तो स्पेशल थेरेपिस्ट इज अ ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल। They help children with a variety of oral disorders such as swallowing difficulties, motor skill, speech problem, convicting, लिंग्विस्टिक जो है कंडीशन एंड जो है लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा स्पेशल थेरेपिस्ट के बारे में, जो कि जो है यहाँ पे ट्रेंड रहते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल में और हेल्प करते हैं वेराइटी ऑफ ओरल डिसऑर्डर सच as सॉल्विंग डिफिकल्टीज, मोटर स्किल, स्पीच, ये प्रॉब्लम्स है। स्पेशल टीचर की बात करें हम, स्पेशल एजुकेशन टीचर इज ही who work with children and young people. It also creates implements curriculum and the activities to address serve cognitive, emotional and physical disabilities. ठीक है, ये आ जाएगा आपका स्पेशल टीचर के बारे में। एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर प्रोवाइड सच फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड which play a very progressive role in their stress, tension, anxiety and जो है programs to improve cognitive functions and academic performance. Is social skill and collaborative teamwork can be engaged थ्रू इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, स्वस्थ अगर हमें शरीर को रखना है तो उसके लिए घटक क्या क्या बताए गए? तो यहाँ पे बताया गया शरीर की संरचना अथवा संयोजन। इसका अर्थ होता है शरीर का अगर स्वस्थ रहता है तो किस कारण है? एक तो शरीर की संरचना होगी। इसका अर्थ है कि शरीर के भार में वसा मुक्ति। ठीक है, जो वसा है मतलब कहने का मतलब मोटापा, एक तरह से चर्बी कह सकते हैं। ठीक है, उसे जो है मुक्ति से है। यह एक जाना पहचाना तथ्य है कि शरीर के कुल भार में शरीर का वसा उच्च प्रतिशत हानिकारक होता है। यह स्थूलता की ओर अग्रसर करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से युवा पुरुषों व स्त्रियों के शरीर की जो वसा का सामान्य प्रतिशत है वो क्या है? 15 से 25 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तियों द्वारा शरीर की संरचना अथवा संयोजन को मापने के लिए विभिन्न विधियां जैसे पानी के अंदर भार मापना, स्किन जो है फोल्ड मापन, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन आदि का प्रयोग जो है किया जाता है। और इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के लिए एक व्यक्ति को आदर्श शरीर में वसा प्रतिशत रखना चाहिए। तो ये है आपका शरीर की संरचना हो गई उसके बारे में। आगे हम देखें
जो हृदय है उसके बारे में बोला गया है कि शोषण सहन क्षमता, ये हृदय शोषण संस्थान की अधिकता कार्य संबंधी क्षमता है जो मांसपेशीय समूह को अधिक समय तक शारीरिक क्रिया या कार्य जारी रखती है। ये हो गया हृदय के बारे में। लचक हो गया, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि का लचक एक महत्वपूर्ण घटक है। ये जोड़ों की जो गति है उसकी क्षमता है। दैनिक जीवन में लचक सभी के लिए आवश्यक है। इसको सक्रिय लचक व असक्रिय लचक में वर्गीकृत किया जाता है। सक्रिय लचक को पुनः स्थिर लचक व गतिशील लचक में वर्गीकृत किया जा सकता है। मांसपेशीय सहन क्षमता हो गई, जिसके ऊपर मांसपेशीय सहन क्षमता एक मांसपेशी या मांसपेशीय समूह द्वारा अधिकतम समय तक संकुचन जारी रखने या फिर शक्ति के विरुद्ध बार-बार मांसपेशीय लचक में वर्गीकृत किया जा सकता है। मांसपेशीय सहन क्षमता का मतलब है कि आप में देखा जाता है कि आप जो है कितना भार उठा सकते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये मांसपेशीय सहन क्षमता हो गई। मांसपेशीय शक्ति हो गई, जैसे अधिकतम मात्रा होती है जिसको एक मांसपेशीय या मांसपेशीय समूह के द्वारा जो है संकुचन के द्वारा किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगाई जाती है। जैसे आप किसी सामान को धकेल रहे हैं, तो इसके ऊपर धकेलते हुए आ गया और उसके ऊपर जो है मांसपेशीय सहन क्षमता, यानी आपके ऊपर कोई चीज भारी वजन रखा हुआ, तो ये सहन क्षमता हो गई। तो ये इसके अंदर ये आ जाएंगे जो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि है उसके घटक, ठीक है? शरीर की जो संरचना हो गई, हृदय हो गया, लचक हो गया, मांसपेशीय सहन क्षमता कितनी है और शक्ति कितनी है। इंग्लिश मीडियम में देखिए डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, तो बॉडी कॉम्बिनेशन, ठीक है? यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है इट मीन द अमाउंट ऑफ फैट फ्री इन द वेट ऑफ बॉडी, ठीक है? फैट फ्री की बात हो रही है। इट इज वेल नोन फैक्ट द दैट अ हाई परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट इन टोटल बॉडी वेट इज हार्मफुल। यहाँ पे हार्मफुल बोला गया है, जो आपका जो वेट होता है अगर उसमें क्या रहता है, फीट, ठीक है, मोटापा रहता है, उसके अंदर आपके बॉडी में मोटापा रहता है, तो उसके बारे में बोला गया हार्मफुल है। लीडिंग टू ओबेसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ, द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट फॉर यंग men and women should not exceed 15 and 25 respectively. Various methods are used by individual to measure body composition or computation of such a underwater weighing हो गया, साइन फोल्ड हो गया, ठीक है, मेजरमेंट एंड जो है एंथ्रोपोमेट्रिक measurement and which means that a person should have an ideal body and fit percentage of confirmed health, ठीक है? ये हो जाएगा आपका कार्डियो हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है? रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, इट इज द ओवरलोडिंग कैपेसिटी ऑफ द cardiorespiratory system to sustain physical activity or work of a muscle group for a longer period of time. Flexibility is an important component of health. Verification is the ability of the joint to move. Flexibility is essential for everyone in daily life. It is classified into activity flexibility and passive flexibility. Action flexion can be further classified into static flexion and dynamic flexion। ये आपका आ जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में। मसल एंड्योरेंस कैन बी क्लासिफाइड एज द एबिलिटी ऑफ अ मसल ऑफ और ग्रुप ऑफ मसल्स to continue to contract for the maximum amount of time or to extract muscle repeatedly against a force। मसल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखा जा रहा है, तो यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ is the maximum amount of strength the force exerted by a muscle of or group of muscles against a resistance during a contraction। तो ये आप जाएगा मसल स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका जो कंपोनेंट्स है इसके बारे में हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के। आगे हम आए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। खेल प्रशिक्षण को परिभाषित करना है और प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्धांत तथा प्रगतिशीलता का सिद्धांत जो है उसके विस्तार से व्याख्या करना है। खेल प्रशिक्षण होता क्या है पहले उसको बताना आपको, फिर प्रशिक्षण की जो विशिष्टता है उसके सिद्धांत और उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धांत के बारे में भी बताना है। तो पहले हम खेल प्रशिक्षण जान लेते हैं। उच्चतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। ये सारी प्रक्रिया के द्वारा खेल प्रशिक्षण की सहायता से खिलाड़ी के स्तर को सुधारा जाता है। यानी खेल प्रशिक्षण का मतलब होता है आप एक तरह से क्या कर रहे हैं कि वार्म अप कर रहे हैं, एक तरह से
तैयारी करें, गेम को खेलने से पहले आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, ठीक है? तो वही क्या कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयार करते हैं और प्रैक्टिस आप इसे कह सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फाइनल मैच से पहले। ये आपका प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण की विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? तो यह सिद्धांत ये बताता है कि प्रशिक्षण भार खिलाड़ी को उसकी योग्यता विशिष्टता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो प्रशिक्षण भार को खिलाड़ी की विशेष कमियों को देखते हुए दिया जाना चाहिए। यदि खिलाड़ी की गामक योग्यताओं में कमी है तो कम योग्यता वाले कारकों को ट्रेनिंग भार में जो है विशेष रूप दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार नौसिखियों व उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण भार उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। ये कहा गया है उनके प्रशिक्षण की विशेषता के सिद्धांत में। जो प्रशिक्षण है उसकी प्रगतिशीलता का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्रिया कौशलों में प्रगति या उच्च स्तर जो है लाने के लिए जो है समय-समय पर प्रशिक्षण भार की वृद्धि करते रहना चाहिए। और जैसे आप समझ लीजिए पहले आप 5 किलो उठाते थे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जो है फिर 20 किलो उठाने लग गए भार। तो ये क्या है आपकी, ये प्रगतिशीलता है। धीरे-धीरे आप जो है आपको बढ़ाया जा रहा है आगे। तो ये हो रहा है और खिलाड़ी जब एक निश्चित भार में अनुकूलता प्राप्त कर ले, यानी आप जो है एक निश्चित भार में जब पहुंच जाते हैं, एक निश्चित आपको पता चल गया कि आप इससे ऊपर नहीं कर सकते, तो फीफर से प्रशिक्षण भार जो है बढ़ा देना चाहिए। इस आधार पर दिए गए प्रशिक्षण से जो है सीखने में प्रगति होती है, कौशल्य प्रदर्शन क्षमता में वृद्धि होती है तथा क्षमता का स्थायीकरण होता है। प्रत्येक खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की इच्छा रखता है। अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए उसे समय-समय पर प्रशिक्षण भार को बढ़ाते रहना चाहिए। प्रशिक्षण भार को निम्न 2 विधियों में जो है बाँटा जा सकता है। एक तो रेखीय विधि, एक चरण विधि। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका प्रशिक्षण के बारे में। पहले होता क्या है खेल प्रशिक्षण, उसकी विशिष्टता के सिद्धांत क्या-क्या है बताए गए हैं और यहाँ पे बताया गया है प्रगतिशीलता के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देखिए डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ periodization इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग पहले होता क्या है, इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, हायर परफॉर्मेंस है उसके लिए जो है तैयार प्रिपेयर कर रहे हैं थ्रू दिस वूल प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द लेवल ऑफ द प्लेयर इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, जो लेवल है प्लेयर का उसको इम्प्रूव किया जाता है। यहाँ पे आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिसिटी ऑफ लोड, दिस प्रिंसिपल, एक तो ये हो जाएगा आपका। आगे देखिए हम इसको, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैंने एक्सप्लेन पहले हिंदी में भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, स्टेट दैट द ट्रेनिंग लोड शुड बी गिवन टू डू एथलीट कीपिंग इन माइंड हिज एबिलिटी एंड स्पेशलिटी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आगे की चीजों को। आगे बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे बोला गया इसके बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्रोसेस और हायर लेवल इन एक्शन स्किल द ट्रेनिंग लोड शुड बी इंक्रीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड व्हेन द प्लेयर गेट्स अडेप्टेड टू अ सर्टेन लोड देन अगेन द ट्रेनिंग लोड शुड बी जो है इंक्रीज। यहाँ पे आगे चीजें बात की गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने वही बताया आपको जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरह से पूरा जो है सेक्शन, जो आप लास्ट वाला सेक्शन है आपका सेक्शन ई, कुछ इस तरह से हो जाता है। ये पार्ट 3 था आपका, आई होप कि आपको समझ आया होगा और पूरी कोशिश करी मैंने कि आपको जितना अच्छे से समझा सकूं समझाया। और आने वाले जो है अभी आपके और पेपर्स लेके आ रहा हूं मैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और पेपरों को, और साथ ही वन शॉट भी जल्दी आएगा आपका। जो आपका फिजिकल एजुकेशन है उसके लिए वन शॉट बनाया जा रहा है, उसको भी हम जल्दी ही देखेंगे। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। चलिए, यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।